बच्चे का जन्म एक माँ के लिए एक बहुत खुशी का कारण होता है। इसीलिए एक बच्चे का और उसकी माँ का बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है। इसी तरह बच्चे के लिए भी उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो है माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता आज फिर आपका स्वागत करती हूँ माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ बैंगलोर में रहने वाली आशा जी से। आइए मिलकर स्वागत करते हैं आशा जी का। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में हम मिलेंगे आशा जी से। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके बेटे को बचपन से ही बोलने और सुनने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसे एक्सेप्ट करना आशा जी के लिए भी आसान नहीं था। पर कहते हैं ना, माँ तो आखिर माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आशा जी ने कदम से कदम मिलाकर अपने बेटे का साथ दिया। उन्होंने खुद उसके साथ स्कूल जाकर स्पीच थेरेपी के बारे में सीखा, अपने करियर से पहले अपने बेटे को रखा और उसे पूरा समय दिया। साथ ही वह ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में एक्सेप्टेंस लाई और अपने बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। ये सब उन्होंने कैसे किया, आइए जानते हैं खुद आशा जी से। आशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में माँ हो तो ऐसी में। बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर और सबसे पहले हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में और आपके बच्चों के बारे में। धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मेरा नाम आशा है। मैं इंजीनियरिंग डिग्री ख़त्म किया है। मैंने 13 साल उसमें काम किया। फिर अभी मैं नेचर केयर हेल्थ कोचिंग करती हूँ और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। मेरी लड़की बड़ी है, वो अभी बैचलर्स ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रही है। मेरा बेटा छोटा है, वो 15 साल का है और वो 10th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहा है। हम सब लोग बैंगलोर में रहते हैं। आशा, आप हमें कुछ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे उसके बारे में? हाँ, तो मेरे दोनों प्रेगनेंसी सिजेरियन हुए थे और दोनों थोड़े मुश्किल में ही गए। मेरा पहला वाला प्रेगनेंसी में मुझे जब पता चला मैं तो बहुत खुश थी, पर 2 महीने के बाद थोड़ा स्पॉटिंग हुआ था। तो डॉक्टर ने बताया कि बेड रेस्ट लेना है। तो एक पूरा महीना मैं बेड रेस्ट पे रही। फिर सब ठीक ठाक चल रहा था। मैं उस वक्त काम भी कर रही थी, तो बस में जाना वापस आना वो सब कर रही थी। पर जब 34 वीक्स ख़त्म हुआ तब पता चला कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है और बच्चे को जल्दी निकालना है। तो 5 हफ्ते पहले ही मेरी बेटी पैदा हो गई और हम लोग एक्चुअली उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, पर फिर भी बहुत वो वेलकमिंग टाइम था और हमने पूरा एंजॉय किया उसके साथ। फिर मेरा दूसरा बच्चा भी सिजेरियन हुआ और उसका भी 5 वीक्स पहले ही हो गया। तो मेरा दूसरा बच्चे के पहले मुझे पता चला कि मुझे थायराइड प्रॉब्लम है। तो तब मैं गोली खा रही थी थायराइड का। तो एक्चुअली मेरा तब ऐसा मेरा नेचर था कि मैं बहुत वरी करती थी सबके बारे में। तो मेरे मन में ऐसा भी था कि क्या ये सब ठीक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं, ऐसे मेरा सोच विचार था तब। तो खैर ऐसा ही हुआ। पर मैं अभी भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अभी मेरे बच्चे बहुत हेल्दी और अच्छे से पल रहे हैं। तो आपके दोनों बच्चों के बीच में कितने इयर्स का डिफरेंस है? 6 साल का। 6 साल का। या और दोनों की प्रेगनेंसी के दौरान आपको डिफ़िकल्टीज़ थी जैसे?
हाँ, जैसे दोनों बच्चों के लिए जब मेरा 2 महीना ख़त्म हुआ था तो दोनों में कुछ स्पॉटिंग था मेरे बॉडी में, तो मुझे बताया गया कि मुझे बेड रेस्ट लेना है। तो मैं 1 महीने बेड रेस्ट पे थी और दोनों टाइम में मैं काम कर रही थी, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो काम भी थोड़ा हेक्टिक था। एक्चुअली पहले प्रेगनेंसी में मैं रात-रात तक काम करती थी। दूसरे प्रेगनेंसी में मैंने ध्यान किया कि इतना नहीं काम करना है, थोड़ा कट बैक किया था और अच्छा टाइम ही था। मैंने जितना हो सके, जब मेरा उतना कॉन्शियसनेस था कि जितना मेरे से हो सके मैं खुश, आई ट्राई टू स्टे हैप्पी। तो ऐसा कुछ इवेंटफुल प्रेगनेंसी नहीं था, बट हाँ, दोनों में ऐसा हुआ कि बच्चे को जल्दी पैदा होना पड़ा सिजेरियन की वजह से, क्योंकि कुछ जैसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है प्लस यूट्रस के अंदर, वो कम था। तो डॉक्टर ने डिसीजन लिया कि उसका इसलिए जल्दी ऑपरेशन करना है। तो दोनों बच्चे नॉर्मल ही वेट थे, थोड़ा कम था, पर दोनों आईसीयू में थे 1 हफ्ता। और हाँ, प्रीमेच्योर होने के कारण ऑब्जर्वेशन में डाला था, पर सब उसके बाद सब ठीक ही गया। ओके, तो आफ्टर बीइंग प्रीमेच्योर्ड बेबीज़ ऑल्सो वो जैसे आईसीयू में थे, बट उसके बाद वो फिर एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे थे। हाँ हाँ, बस ये था कि पहला हफ्ता थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे थे तो उनको फीडिंग में प्रॉब्लम था, और क्योंकि सिजेरियन था तो दूध नहीं आ रहा था, तो वो सब थोड़ा मुश्किल था। पर हाँ, आई जस्ट वेंट थ्रू इट एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट ऑल वेंट फाइन। So, Asha, can you tell us something about your daughter? What was her nature? कैसे थी? And as a first child, आपको कैसे महसूस हुआ उसके साथ? हाँ, तो मेरी बेटी का नाम है कीर्तना, और वो अभी वो 21 साल की है, और ऐसा है कि वो मेरी माँ की जैसी है। तो वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, हम दोनों में फ्रेंडशिप जैसा नेचर है। और जब वो तो 6 साल वो अकेली थी, राइट, मेरे साथ, तो दूसरा बच्चा नहीं था, तो पूरा हमारा बॉन्डिंग अच्छी तरह हुआ, और वो बहुत मैच्योर्ड और इंटेलिजेंट बच्ची थी। हाँ, बट वो क्या बोलते हैं, शी हैड हर ओन माइंड एंड हर ओन थॉट्स। तो उसकी मेरे से बहुत अलग किस्म का थिंकिंग था। बहुत सारे टॉपिक्स में हम दोनों एक ही टाइप के सोचते थे, पर बाद में जैसी वो बड़ी होती गई, और होता है ना, जैसे उनका एजुकेशन और उनके फ्रेंडशिप्स, और वो क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, ऑफ कोर्स वो डिफरेंट होगा। तो थोड़े टॉपिक्स में हम दोनों फ्रेंड्स की जैसे हैं, थोड़े टॉपिक्स में हम दोनों एग्री ही नहीं करते हैं। तो पहले ऐसा था कि हम दोनों बहुत झगड़ते थे उस टॉपिक पे, पर जैसे टाइम बीता गया मुझे समझ में आया कि वो कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लोग एक ही तरह के सोचे। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे बच्चे का सोच और हमारा एक ही जैसा होना चाहिए, सबको हमारे हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो उससे भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। एंड समटाइम्स आजकल के बच्चों को देख के मुझे बहुत हैरानी होती है कि उनको इतने सारे टॉपिक्स पे इन डेप्थ में इतना सब कुछ पता होता है, बहुत वेल रेड है और बहुत गहरी तरह सोचते हैं।
तो हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और हमको एक्चुअली एक एज के बाद उनसे दोस्त की तरह रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखना है तो पहला कनेक्शन होना चाहिए। तो पहला कनेक्शन होना चाहिए, फिर ओनली दैट बॉन्डिंग विल कम। तो हमारा अभी फ्रेंडशिप की तरह ही है रिलेशनशिप अभी। सो जब उसका छोटा भाई आया और आई थिंक 6 साल का गैप है जैसे, तो उसकी एक्सेप्टेंस उसके छोटे भाई के प्रति किस तरह की थी? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो बहुत खुश थी। हालांकि उसको एक बहन चाहिए था, क्योंकि मेरी बहन का अभी बेटा हुआ और अभी ये भी लड़का निकला, तो उसको था कि एक लड़की चाहिए, बहन चाहिए। पर जब ये पैदा हुआ थोड़े दिन उसको दुख हुआ, पर बाद में वो बहुत खुश थी इसके साथ। ये मेरा बेटा तो बहुत नटखट था, तो उसके साथ उसको बहुत तंग करता था, तो उनका भी एक ऐसा रिलेशनशिप था। आशा, आप अपने बेटे के बारे में कुछ शेयर करेंगी हमारे साथ? हाँ, तो उसका मेरे बेटे का मेरे लाइफ पे बहुत गहरा असर हुआ है। जैसे मैंने बताया, मेरा बेटा अभी 15 साल का है। तो जब वो 4 साल का हुआ, तो मैंने नोटिस किया कि वो ज़्यादा बात नहीं करता था। थोड़ा वर्ड्स बोलता था पर पूरा सेंटेंस नहीं बोलता था, और बहुत नटखट था। एक जगह नहीं बैठता था, हमेशा भाग दौड़ करता था। तो मेरी बहन ने बोला एक बार कि शायद वो ठीक तरह सुन नहीं सकता है, तो उसका टेस्ट करवाना है। तो मुझे वो सुनकर एक धक्का जैसा लगा कि क्या ये सही हो सकता है। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं, वो नटखट है इसलिए वो बात नहीं कर रहा है, हो जाएगा। पर 6 महीने वेट किया, वो नहीं हो रहा था, और उसका स्पीच भी उतना क्लियर नहीं था। तो फिर हमने जाकर उसका हियरिंग टेस्ट करवाया, और पता चला कि उसका कान में, दोनों कान में ब्लॉक है, जैसे फ्लूइड जमा हो गया है, और उसका नर्व में भी प्रॉब्लम है। तो उसका 60% ही हियरिंग था। तो ये सुनकर बहुत धक्का लगा। बहुत साल लगे मुझे ये एक्सेप्ट करने में, और मैं अपने आप को बहुत ब्लेम करती थी कि शायद मैं प्रेगनेंसी में कुछ केयर नहीं किया, कुछ क्या कमी हो गया, और क्या जब वो बड़ा हो रहा था कहीं गिर गया था क्या। तो वो सब आ रहा था मन में, ये सब सोच। तो हाँ, तो क्या हुआ उसके बाद, जब मुझे पता चला कि उसका हियरिंग प्रॉब्लम है, तो हम बात कर रहे हैं 13 साल, many years back, like 10-12 years back। तो तब उतना इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो कुछ बहुत सारे डॉक्टर के लोगों के पास गए हम। तो कुछ डॉक्टर ऐसे बोलते थे कि 4.5 साल का हो गया है, अभी शायद वो कभी ठीक तरह बात नहीं करेगा, इट्स टू लेट, आपने बहुत देर कर दिया। और कुछ कुछ डॉक्टरों ने बोला शायद उसका ऑपरेशन करना है, उसको एक क्या बोलते हैं, एक कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, वो करवाना है। कुछ लोगों ने बोला कि उसके कान में फ्लूइड है तो उसको ऑपरेशन करना है। उसका एक हुआ भी ऑपरेशन, फ्लूइड निकालना, पर उससे भी उसका ठीक नहीं हुआ हियरिंग। तो बहुत हमारे फैमिली में तो तब बहुत प्रॉब्लम हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, क्या वो इतना छोटा बच्चा है, क्या वो ठीक कभी भी सुनेगा और क्या बात करेगा। फिर बाय गॉड्स ग्रेस हमको एक थेरेपिस्ट के बारे में पता चला, स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में, और उसने उसका टेस्टिंग भी किया,
और बोला कि उसको हियरिंग एड डालना है। तो एक हियरिंग एड जैसा एक मशीन आता है, तो उसको आपको कान के पीछे लगाना है। वो बेसिकली एम्पलीफाई करता है वॉइस को, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट एम्पलीफाई करके उसको कान में डालता है, जिससे कि लोगों को सुनाई दे सके। तो ये तो हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था कि कोई हमारे फैमिली में हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं थे। तो ये सब हमको नया सीखना पड़ा। और ये प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर देखिए अभी किसी को दिख नहीं रहा है तो ग्लासेस डाल के इमीडिएटली देख सकते हैं, पर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों में ऐसा नहीं होता है। हियरिंग इम्पेयर्ड वो हियरिंग एड डालने के बाद भी एक्चुअली हमारे ब्रेन को ट्रेन करना है, क्योंकि ब्रेन को पता नहीं होता है कि ये साउंड क्या है, किससे एसोसिएटेड है। तो जैसे एक कुकर का सीटी आया और एक चर्च का बेल आया, तो पता नहीं होता है कि कौन सा साउंड क्या है। तो ये सब ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो यही होता है स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी बहुत इंटेंसिव देना है, क्योंकि सोचिए 4 साल में उसको बहुत सारा वो जो वॉइसेस है, नॉइज़ेस है, साउंड्स है, ही हैज़ नॉट लर्नड ऑल दैट। तो ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। तो मैंने उसको स्पीच थेरेपिस्ट्स के पास, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके पास लेकर जा रही थी। पर वो स्पीच थेरेपी जो सेशन होता है वो सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा होता है, और उसको भी वो लोग दरवाज़ा बंद करके बच्चे के साथ करते हैं। पर मुझे लगा कि वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। एक दिन में 1 घंटा स्पीच थेरेपी करके बाकी टाइम में उसको स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है। और एक्चुअली माँ को ही ये सब करना है। माँ या कोई केयर गिवर जो घर में है, उनको कंटिन्यूसली बात करना है बच्चे के साथ, बच्चे को समझाना है, बच्चे को इधर उधर लेकर घुमाना है, दिखाना है, साउंड्स को रिकग्नाइज करने का तरीका सिखाना है, वो सब करना है। तो तब मैं काम कर रही थी आईटी इंडस्ट्री में। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्चुअली ये जॉब छोड़कर उसके साथ पूरा समय बिताना है, क्योंकि अगर वो समय निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। वो क्रूशियल टाइम है उसके चाइल्डहुड में। तो तब मैंने अपना जॉब, जो मैं बहुत कमा रही थी, तब उसको छोड़ा। फिर उसके साथ एक स्पेशल स्कूल था, जो वो स्कूल में ऐसा था कि वो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो माँ को सिखाते हैं कि माँ को बच्चे के साथ कैसे बात करना है, कैसे बच्चे को सिखाना है। तो उसको बोलते हैं मदर चाइल्ड स्कूल। तो मैंने उसको उसमें एनरोल किया, और हम दोनों डेली अपना जो बुक्स है, डब्बा है, लंच सब पैक करके सुबह से शाम तक वो स्कूल में रहते थे, मैं और मेरा बच्चा। ऐसे बहुत सारे बाकी माएँ और उनके जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे थे वो भी आते थे। तो मैंने उधर देखा कि सब स्ट्राटा के लोग आते थे उधर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बच्चे, वॉचमैन के बच्चे, सब लोग। तो उनके साथ बैठकर हम सब ने अपने बच्चे को सिखाया, दूसरे बच्चों को सिखाया। तो इंटेंसिव थेरेपी सेशन जैसा था। तो मेरे लाइफ में तो वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग टाइम था, वो जो 1.5 इयर्स का था। डेली उसके साथ जाकर बात करना, थेरेपी देना, और 1.5 इयर्स में उसने बात करना सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, सब सीखा। तो हम दोनों एक टीम के जैसे थे। तो मेरा तब पूरा सोशल लाइफ बंद था। मैंने अपना पूरा लगाव सिर्फ उसी के लिए, उसका उसको वापस मेन स्ट्रीम में लाने में ही टाइम निकाला। तो मैंने क्या सोशलाइजिंग फंक्शंस वो सब बंद करके सिर्फ जो 24 आवर्स मिलता है सारा टाइम उसी के साथ निकाला। वैसे वो लोग हमको सिखाते थे, वो टीचर्स के लिए मैं बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने हमको सिखाया कि वो सब कैसे बताना है बच्चे को। तो मैं फ़र्स्ट हैंड उसको देखा
कि कैसे वो दिन पे दिन बातों को समझ रहा था, सीख रहा था, बात करना, पढ़ना सब कैसे बच्चा सीखता है, उससे मैंने बहुत एक्सपीरियंस पाया। आशा, जैसे हमें पता है कि आपने बहुत सपोर्ट किया अपने बेटे को इस जर्नी में और उसकी बहुत हेल्प की उसकी थेरेपी में, उसकी स्पीच थेरेपी में, समझने में, तो आपको इस दौरान क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? हाँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले तो मेरा ही एक अंदर का जो मैं प्रोसेस कर रही थी वही एक चैलेंज था कि मैं बहुत साल वो एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये सब क्यों हो गया। तो मेरे अंदर ही वो बहुत ग्रीफ और यू नो जो अपने आप को ब्लेम करते हैं वो सब चल रहा था। उसके साथ मैं ये थेरेपी भी कर रही थी उसके साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा था कि देखिए, एक डॉक्टर ईएनटी डॉक्टर होता है, एक स्पीच थेरेपिस्ट होता है और एक ऑडियोलॉजिस्ट होता है। तो इन तीनों के साथ बीच में हम होते हैं, फैमिली होता है। तो इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करना, वो सब टेक्निकल टर्म्स सुना, अंडरस्टैंड करना, पीरियोडिकली उसको जाकर टेस्ट करवाना, तो ये सब नॉट ओनली मनी बट टाइम भी लगता है, बच्चे को इधर उधर लेकर जाना पड़ता है। और बच्चे के हिसाब से भी देखें तो उनके लिए भी ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइम ही था, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ ये बच्चे उतना बात नहीं कर सकते, और इवन वो ऑडियो क्या बोलते हैं, वो हियरिंग डिवाइस डाल के भी अगर बहुत लोग एक साथ बात करेंगे तो वो सुनाई नहीं देता है उनको सब मिक्स करके वो साउंड आता है। जितना हमारा नेचुरल हियरिंग होता है, जो इंटेलिजेंटली पिकअप करता है कि किस साउंड में हम कॉन्सेंट्रेट करें, वो ऐसे वो डिवाइस, ऑडियो डिवाइस से नहीं आता है। तो वो सब उसको ट्रेन करना था, और डेली उसके साथ स्कूल जाना, उसके साथ उधर बैठना, कभी कभी क्योंकि वो तो सिर्फ 5 साल के अंदर था ना, कभी कभी बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है कि पूरा टाइम बैठकर पढ़े, थेरेपी करे। तो कभी उसका मूड होता था, कभी नहीं होता था, तो उसके हिसाब से मुझे भी एडजस्ट करके उसको ट्रेनिंग देना था। तो ये सब मुश्किलें आती थी, और क्योंकि मैं हमेशा इसके साथ रहती थी तो बड़ी बेटी को भी देखने वाला कोई नहीं था, वो अकेली थी। मेरे हस्बैंड और मेरी माँ ने उस टाइम में बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि क्या इसको रियली कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ना इसका प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप बात करेंगे तो वो वापस रिपीट नहीं करते हैं बच्चे। नॉर्मल बच्चे में देखिए, अभी एक बच्चे को बात करने के लिए 2 साल लगता है ना, 2 साल के बाद बहुत सारे बच्चे वर्ड्स बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि 2 साल दे आर ओनली ग्रास्पिंग थिंग्स व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। तो इवन दो ये लड़का 4.5 साल का था, फिर भी उसका हियरिंग कैपेसिटी न्यू था, एक नए बच्चे के जैसा। तो वो पहले 6 महीना तो कुछ नहीं बोला ही नहीं, वो सिर्फ सुन रहा था। वो भी मुझे पता नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट से कितना सुनाई दे रहा है, क्या ग्रास्प कर रहा है। तो सिर्फ बात करते रहना है विदाउट एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ उनको ट्रेन करते रहना है, बात करते रहना है। कभी कभी डाउट भी आता था कि मन में कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या वो कभी बात करेगा, क्या उसको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए बहुत मन का रेजिलियंसी चाहिए था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस टाइम में जो स्कूल में वो टीचर्स थे, वो एक्चुअली वो टीचर की खुद की एक लड़की डेफ थी, तो उनको पूरा पता था कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो उन्होंने मुझे बहुत मॉरली भी सपोर्ट किया। और उस टाइम में मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत सोचती थी ये सब के बारे में। पर अभी जब मैं वापस उसके बारे में सब सोचती हूँ,
मुझे अभी अंडरस्टैंड होता है कि कितना ब्यूटीफुल जर्नी था, क्योंकि बहुत लोग तो बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे वर्ड्स प्रोनाउंस करता है, लिखता कैसे है। मैं फ़र्स्ट हैंड देख रही थी मेरे बच्चे को कि उसका प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है, एक एक दिन में उसका प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है। तो आई वुड से बोथ स्वीट एंड बिटर मोमेंट्स दोनों थे। और जब वो बात एक दो वर्ड सीखता था, नया नया वर्ड सीखता था, तो हम सब घर में सेलिब्रेट करते थे। हम यूजुअली ये सब को ग्रांटेड ले लेते हैं कि बात करना, सुनना, ये सब तो स्वाभाविक है, पर जब ऐसे बच्चे के साथ आप रहते हैं तो तब पता चलता है कि ये सब कितना इसमें टाइम लगता है, कितना श्रम लगता है, और कितना ग्रैटिट्यूड में रहना है हमको ये सब के लिए। तो आशा, जब आपके बेटे ने फर्स्ट लाइन बोली तो क्या थी वो? देखिए, ऐसा होता है कि फिल्मी जैसा हम सोचते हैं कि पहला लाइन होना चाहिए बेटे का आई लव यू मम्मा, या ऐसा कुछ होना चाहिए, पर असली जीवन में ऐसा तो नहीं होता है। बच्चे को जो चाहिए उस मोमेंट में वो बोलता है। तो पहला सेंटेंस बोलना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत थेरेपिस्ट ने बोला कि शायद वो वर्ड्स बोल देगा, बट टू पुट टुगेदर all the words and tell one sentence, that is a big milestone। एंड हमको पता नहीं कि वो बोलेगा कि नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस बनाने के लिए बहुत सारा ब्रेन का प्रोसेसिंग भी लगता है उसमें। तो उसका पहला सेंटेंस था कि कैन यू ओपन दिस प्लास्टिक कवर। कुछ तो उसके हाथ में एक टॉय था, तो वो कवर के अंदर था, तो उसको वो खोलना था, तो उसने वो सेंटेंस बोला। पर मैं तो वो बिल्कुल खुश थी। वो तो एक ऐसा मोमेंट था कि मुझे लगा कि ये सब एफ़र्ट सार्थक हुआ, कि आई मीन इट वाज लाइक वॉचिंग योर चाइल्ड स्माइल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तब मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये सेंटेंस उसने बोला। आशा, जब आप पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसके साथ स्कूल जाना, उसके साथ समझना, उसको क्या सिखाना, कैसे सिखाना, तो उस दौरान आपकी बेटी को कौन देख रहा था, या आपने उसको किस तरह हैंडल किया? एक्चुअली मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी माँ और मेरे हस्बैंड दोनों उसके साथ मेरी बेटी के साथ समय बिताते थे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरे बेटे पर ही था, क्योंकि उसको पूरा टाइम थेरेपी देना था, बात करना था। फिर ऐसा होता था कि शाम को भी उसके साथ बैठकर होमवर्क कराना, लिखना होता था बहुत सारा। मैं थोड़े मेरी बेटी के स्टडीज़ के ऊपर थोड़ा देखती थी, पर ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर मेरे फैमिली जो है उन्होंने ही सपोर्ट किया, और मेरी बेटी ने मेरे बेटे के साथ उस टाइम पे वो खेलते थे, पर उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत सारा ये थेरेपी का टाइम चला जाता था। तो उस टाइम पे मैं ही मेरे बेटे का फ्रेंड थी, मेंटर थी, पेरेंट थी। तो ऐसा था हमारा, वो सिचुएशन ऐसा था। आशा, अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारी हर बात मानते हैं, और जैसे बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं हमारे। क्या आपको भी ऐसे कुछ फेस करना पड़ा अपनी बेटी के साथ? हाँ, ज़रूर हुआ था मेरे साथ भी, और अभी भी हो रहा है। सहज है कि वो अपने इंडिविजुअलिटी खोज रहे हैं, उनका अपना थिंकिंग होता है। तो हाँ, ऐसा हुआ है। और एक्चुअली जब मेरी बेटी 14 इयर्स की थी, तब हम शिफ्ट हो गए लंदन एक 1.5 इयर्स के लिए। तो एक्चुअली क्योंकि मैं मेरी बेटी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया इनिशियल फ्यू इयर्स में, तो मुझे लगता है थोड़ा डिस्टेंस था हमारे बीच में। हालांकि हमने कोशिश तो किया कि उसके साथ भी मैं समय बिताऊं,
तो वो जो लंदन का स्कूलिंग सिस्टम था, उधर के बच्चे थे, तो उसका बहुत उसके ऊपर असर पड़ा मुझे लगता है। और उसकी वो बात करने की शैली और जो होता है ना वो प्यूबर्टी का चेंजेस और जो ट्रांजिशन होता है, तो उस टाइम में हमारा बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता था। और जो लड़की हम सोचते हैं कि बहुत स्वीट नेचर्ड है, तो उनका पर्सनालिटी थोड़ा ट्रांसफॉर्म होता है। वो अपने दुनिया में ही होते हैं उस टाइम पे, उनका अपने फ्रेंड्स और उनको भी थोड़ा मुश्किल होता है वो टाइम, क्योंकि दे हैव टू गेट अलोंग विद देयर पीयर ग्रुप, उनका आइडेंटिटी थोड़ा चेंज होता है। हाँ, तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ। बट वो बहुत अच्छी लड़की है। ऐसा कुछ बहुत मुश्किल वाले घड़ी नहीं आए, थोड़े अप्स एंड डाउन्स थे। और लंदन में हमारा घर भी बहुत ही छोटा था, उसको प्राइवेसी चाहिए था, उसका अपना रूम चाहिए था, वो सब था। बट ओवरऑल उतना मुश्किल नहीं गया। तो आपने उसको किस तरह समझाया उस दौरान, जब आप कह रहे हैं कि उसको अपना सेपरेट रूम चाहिए था, उसको प्राइवेसी चाहिए थी? मुझे लगता है कि बच्चे एक्चुअली हमारे मिरर होते हैं। जैसे हम उनको बड़े करते हैं और हमारा जो नेचर है, हम कैसे अपना जीवन जीते हैं, उससे वो बहुत सीखते हैं। तो उधर के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिनके पास बहुत पैसा था और बड़े-बड़े घर थे उनके, वो लंदन में ही पले बड़े थे। तो वो सब था, पर हम उधर नए गए थे, तो ऑब्वियसली वो सब हम अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो पहले-पहले तो ये सब टैंट्रम्स थे उसके कि ये चाहिए, वो चाहिए। पर एक्चुअली मेरा भी नेचर ऐसा है कि मैं बहुत सस्टेनेबिलिटी और मिनिमलिज़्म में बिलीव करती हूँ। बहुत पैसा स्पेंड करना और वैसे मैं नहीं करती थी। और एक नेचर सिंक लाइफ़स्टाइल जीना मुझे अच्छा लगता था। तो वो देखकर उसको भी धीरे-धीरे समझ में आया कि ये सस्टेनेबल नहीं है। और उसका फ्रेंड्स भी वैसे ही बने जो मैच्योर थे, जो उसके फ्रीक्वेंसी पे थे। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा बिहेवियर होता है घर में, आपस का रिलेशनशिप होता है, तो उनसे बच्चे सीखते हैं। तो दे डोंट लर्न बाय प्रीचिंग, दे वॉच यू। आपका कैसा है घर में, आप कैसे अपना मनी स्पेंड करते हो, टाइम स्पेंड करते हो। तो अगर आप ग्राउंडेड होते हो तो वो भी ग्राउंडेड होते हैं। तो जस्ट अपने ट्रू नेचर के साथ रहना है और उनके साथ बातें करते रहना है कि ऐसा है, वैसा है, अभी दुनिया इस तरफ जा रही है, कैसे हमको ग्राउंडेड रहना है, कि सब फ्यूचर में अगर रॉन्ग स्टेप लिया तो क्या होगा। तो ऐसे कभी कभार फ्रेंड्स के जैसे हम बात करेंगे तो वो भी वापस प्रॉपर रास्ते पे आ जाते हैं। सो दैट मीन्स पेरेंट्स एक रोल मॉडल बन के ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। सो वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर चाइल्ड, फर्स्ट यू हैव टू पुट दैट इनटू एक्शन। सो वही बच्चे देखेंगे और वही बच्चे सीखेंगे हमसे। आशा, जैसे हम जानते हैं कि आप अपने बेटे को घर में ही पढ़ा रही हैं एक होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट से, सो क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि ये होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट की वजह से वो अपना सोशल बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि वो बाकी लोगों से नहीं मिलता इतना स्कूल जाकर जैसे नॉर्मल स्कूल में होता है? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली वो पूरा होम स्कूल्ड ही नहीं था। जैसे मैंने बताया, पहले मैं उसके साथ जाती थी जब तक वो 6 साल का था, स्कूल में जाकर उसको पढ़ाती थी।
फिर 6 साल के बाद हम लंदन गए, उसके बाद हम नेदरलैंड्स गए। उधर वो प्रॉपर स्कूल जाता था, तो उधर बहुत अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर भी था कि टीचर्स भी उसको अटेंशन देते थे। पता था कि एक क्लास में ऐसा एक बच्चा है, तो उसको वो हेल्प करते थे। होम स्कूलिंग हमने शुरू किया जब हम वापस नेदरलैंड से वापस आए 2 साल पहले। तो एक्चुअली ये समय में मेरा बहुत थिंकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मेरे थिंकिंग में बहुत सारा बदलाव आया मुझे, क्योंकि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था मेरे बच्चे के साथ, मुझे पता चला कि बच्चे को सीखने के लिए ही डजंट नीड अ स्कूल, जस्ट एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जो उसके साथ समय बिताता है वो एक अडल्ट या कोई और होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और थोड़ा मेथडोलॉजी होना चाहिए, और बाकी बच्चा खुद क्या सीखना चाहता है वो सीख लेगा। तो स्कूल ही जाकर सीखता है ऐसा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। और जो आजकल के स्कूल में इतने सारा प्रेशर होता है, टेस्ट्स होते हैं और कंपटीशन होता है, फ्रीडम नहीं होता है, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कस किया और हमें पता चला कि इंडिया में तो होम स्कूलिंग इज़ प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट अपना एक सिलेबस होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो उससे भी बच्चा घर से ही प्राइवेट कैंडिडेट के जैसे पढ़ के एग्ज़ाम दे सकता है। और स्कूल जाकर वो पूरा रट्टा मारना, इतना दूर बस में जाकर स्कूल जाना, बैठना, जो उसको सब्जेक्ट्स अच्छे भी नहीं लगते हैं वो सब पढ़ना, ये सब नहीं चाहिए बच्चे को, ये सब प्रेशर नहीं चाहिए और वो कंपटीशन नहीं चाहिए। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो जब हम वापस आए मैंने डिसाइड किया कि ये एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक अपने आप पढ़ेगा, क्योंकि मुझे तब तक था कि उसमें क्षमता है, अपने आप पढ़ेगा और घर से ही पढ़ के वो लिख लेगा। तो अभी जो प्रश्न है सोशलाइजेशन का और बाकी बच्चों के साथ मिक्स होने का, तो वो हो जाता है, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहती हूँ। उधर होम स्कूलिंग बहुत सारे बच्चे हैं, उनका हमारा नेटवर्क है, तो उनके साथ कभी कभी मिल लेता है। और वो बैडमिंटन भी खेलता है, तो डेली शाम के वक्त वो बैडमिंटन क्लास जब जाता है तो दूसरे बच्चों से मिलता है। और हम भी घर में फ्रेंड्स जैसे ही होते हैं, तो वो हमारे साथ बात करता है, अपने कज़न्स हैं उनके साथ बात करता है, तो वो बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ करता है। तो ऐसा हमने तो नहीं देखा कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो सोशलाइजेशन स्किल्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मुझे तो एक्चुअली लगता है कि उसके पास अभी बहुत सारा टाइम है। और वन ऑफ द मेन थिंग्स कि वो ऐसे बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, वो अपने आप शेड्यूल बनाते हैं, कैसा पढ़ना है, कैसा एग्ज़ाम लिखना है, वो सब अपने आप तैयारी कर लेते हैं। तो ओवरऑल इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, और मैं इसको रेकमेंड करूँगी हर पेरेंट को इसके बारे में ज़्यादा पढ़े, सोचे। अगर आपका बच्चा स्कूल में खुश नहीं है, अडेप्ट नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए, ऐसा भी ऑप्शन है। ये ऐसा ऑप्शन से बच्चे को और फ्रीडम मिलेगा, अपने क्रिएटिविटी को एनहांस करने का मौका मिलेगा, और अपने हिसाब से अपने पेस पे वो तैयार कर सकता है अपने आप को। आशा, ध्यान आपके जीवन में कब आया और उसके आने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो मैंने ध्यान बहुत साल पहले शुरू किया था। एक्चुअली जब मेरे बेटे पैदा होने के पहले ही मुझे थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मुझे बैक पेन आता था और थोड़े और हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए थे तब। तो मैं देख रही थी कि नेचुरल वे से इसको कैसे हैंडल करें। मुझे एंग्जाइटी होता था, तो जैसे बोलते हैं हार्ट में पैल्पिटेशन,
तो उसको शांत करने के लिए मैं तरीका ढूँढ रही थी। तब मैंने पहली बार ध्यान के बारे में पढ़ा। पर उस टाइम मैं ये जो दीपक चोपड़ा जी है और जैसे दूसरे मास्टर्स हैं, उनके गाइडेड मेडिटेशन सुन के यूट्यूब या कैसेट से वो करती थी। फिर मैंने जब योगा कोर्स जॉइन किया मेरे बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए, तभी भी उधर थोड़े और तरीके सीखे ध्यान के। पर मैं आनापानासती में जुड़ी 2020 में मैंने आनापानासती में आई। तब मुझे एक्चुअली ये बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ श्वास को देखना, उसका ऑब्जर्वेशन करके विदाउट एनी गाइडेड मेडिटेशन वो ध्यान करना मैंने सीखा। JTTP किया, फिर इनर जर्नी किया, फिर सेत विजडम किया। ऐसे मैं करती गई और जितना हो सके मैं ध्यान करती थी। तो बहुत सारे तरीके सीखे थे ध्यान के, जैसे प्राणिक हीलिंग कोर्स भी मैंने किया उधर, वहाँ भी मैंने ध्यान सीखा। पर अभी पत्री जी के वीडियो सुन के और मेरे दोस्तों से बात करके, जो लोग इस PSSM मूवमेंट में हैं, मुझे लगता है कि ये जो आनापानासती ध्यान है मेरे लिए बहुत सूट करता है और मैं यही करती हूँ। तो इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। मेरा स्वाध्याय भी साथ साथ में चल रहा है। तो ध्यान और स्वाध्याय, सज्जन संगत, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ध्यान करना ही नहीं। पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ध्यान की अवधि बढ़ाना है, तो मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ अभी। आशा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, आइए हम मिल के देखते हैं। Hi Amma, thank you for being such a great mother to me. From my dad and others, I have heard that I've been able to talk like this only because of you. Due to my hearing issue, I could not speak anything for 5 years. You gave up on your job and other good things in order to take care of me and teach me. In that same process, you gave up everything else just to help me with my health and my growth. I cannot thank you enough for what you have done for me. Even today, I see you so concerned in me, in my growth and my health. I really want you throughout my life. You always give me great advice and teach me and tell me how I can move on with life. You always try to cheer me up whenever I'm down in the dumps or whenever I'm sad, which I really love. And I really admire how you're so passionate and determined about everything that you do. I understand that you want me to be truly independent with myself before I leave your wings. I truly thank you from the bottom of my heart for all you have done for me. Thank you so much and I love you. Asha, that was so lovely. बहुत अच्छा लगा सुन के, such a valuable message from your son. और आपने उसके लिए कितना कुछ किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही। थैंक यू PMC टीम ये सरप्राइज़ देने के लिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैंने किया जो सब माएँ करती है अपने बच्चे के लिए। पर मेरा बच्चा उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, पर ये मैसेज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो वो ये सब बातें कर रहा है और अपने आप वो जैसे 10th का एग्ज़ाम लिखने वाला है, तो ये सब देख के मुझे लगता है हमारा जर्नी, मेरा और उसका जो जर्नी है, इट फील्स वेरी मैजिकल टुडे। तो जब मैं ये सब पीछे जो हुआ वो सब सोचती हूँ, तो मुझे लगता है आज मैं जहाँ हूँ मेरे लाइफ में, वो सब ग्रोथ के लिए ये सब बहुत ज़रूरी था। और मैं भी अपने बच्चों को थैंक्स देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मेरा भी पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुआ। तो उनका हाथ भी मेरे ग्रोथ में बहुत बड़ा है। आशा, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने का और हमारे साथ इतना कुछ आपने शेयर किया। दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे
जो चुनौतियाँ आती हैं वो हमेशा हमें आगे लेके जाती हैं। और जैसे आशा ने हमारे साथ शेयर किया, हमें बताया कि आज वो इतनी इवॉल्व्ड हैं या उन्होंने इतना कुछ सीखा है, वो अपने बेटे की वजह से। जो चुनौतियाँ उनके जीवन में आई हैं, वो मायूस नहीं हुई, बट उन्होंने उन सब चुनौतियों का, चैलेंजेस का डट के सामना किया। जी हाँ दोस्तों, और ये शक्ति हमें मिलती है जब हम ध्यान में जाते हैं। ध्यान हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, जिससे हम अपना जीवन बहुत सरल तरीके से जी सकते हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में माँ हो तो ऐसी के। तब तक बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।